आ, कल्पना कीजिए एक ऐसे बेटे की जो जो सत्ता की अंधी भूख में अपने ही पिता को बंदी बना लेता है। और सिर्फ बंदी ही नहीं बनाता बल्कि उसे तड़पा तड़पा के भूखा मार देता है। बिल्कुल, सुनने में ये किसी डार्क फैंटेसी नॉवेल या सस्पेंस थ्रिलर का हिस्सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल लगता है। लेकिन असल में ये कोई कहानी नहीं है। ये उस असली साम्राज्य की नींव की घटना है जिसने आगे चलकर एक बहुत ही विशाल भारत का निर्माण किया। एकदम सही कहा आपने। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस दौर की बात है जब कोई एक अखंड देश नहीं था। मतलब आज जैसा भारत है वैसा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि 16 अलग अलग राज्य या यूं कहें कि महाजनपद थे। तो आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में हम इन्हीं 16 महाजनपदों के इतिहास को खंगालने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। बिल्कुल, हमारा मिशन है इस ऐतिहासिक शतरंज की बिसात को डिकोड करना, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये टॉपिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत का जो राजनीतिक भूगोल है वो हमें मुख्य रूप से उस समय के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य से मिलता है। अच्छा, धार्मिक साहित्य से। हाँ, बुद्ध और महावीर के दौर में 2 प्रमुख परंपराएं आकार ले रही थी, बौद्ध और जैन। और बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की एकदम स्पष्ट सूची मिलती है। वेट, दोनों में 16 ही बताए गए हैं? हाँ, हालांकि इन दोनों ग्रंथों में कुछ राज्यों के नामों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर है, लेकिन दोनों इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं कि सत्ता के 16 प्रमुख केंद्र मौजूद थे। अरे वाह, तो ये ऐसा है जैसे एक ही दौर की राजनीति को 2 अलग अलग न्यूज एजेंसियां कवर कर रही हूँ। बौद्ध ग्रंथ अपनी नजर से लिख रहे थे और जैन ग्रंथ अपनी नजर से। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ थे ये सिर्फ अध्यात्म की बातें नहीं कर रहे थे, ये समाज के दर्पण थे। बुद्ध और महावीर इन्हीं राज्यों में घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे ना। हाँ, वो तो पैदल ही यात्रा करते थे पूरे भारत की। बिल्कुल, इसीलिए उनके ग्रंथों में इन भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं का जिक्र होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। अब जब हमें ये पता चल गया है कि 16 महाजनपद थे, तो थोड़ा भारत के नक्शे को इमेजिन करते हैं। अक्सर इतिहास की किताबों में इन जनपदों की एक एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी जाती है। हाँ, कुरु, पांचाल, शूरसेन। हाँ, जैसे पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कोई टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ रहे हो। हाँ। हम यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए इन्हें इनके महत्व और व्यापारिक मार्गों के आधार पर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पूरब से। पूरब की तरफ। हाँ, अंग महाजनपद से, जो आज के बिहार में भागलपुर और मुंगेर का इलाका है। इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा का जिक्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध के समय में भारत के 6 सबसे बड़े और सबसे समृद्ध महानगरों में चंपा की गिनती होती थी। अच्छा। हाँ, ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से नदियाँ सीधे समुद्र की ओर जाती थीं, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया तक का व्यापार होता था। अरे वाह, मतलब एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड हब था। हाँ। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि महाभारत और पुराणों में चंपा का एक पुराना नाम मालिनी भी मिलता है। मालिनी, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए परीक्षा के नजरिए से अंग, चंपा और मालिनी को एक साथ याद रखने की हमारी दूसरी ट्रिक है, चंपा के अंग बहुत माल जैसे सुंदर हैं। यानी मालिनी। हाँ, इसे दिमाग में बिठा लेने से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर हम थोड़ा उत्तर और मध्य भारत की ओर चलें तो वत्स और कोसल जैसे जनपद आते हैं। बिल्कुल, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वत्स जनपद आज के प्रयागराज और कौशाम्बी के इलाके में था और इसकी राजधानी कौशाम्बी ही थी। और कौशाम्बी किस लिए मशहूर था? कौशाम्बी मुख्य रूप से सूती कपड़े के व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। वहीं दूसरी ओर जो अवध का क्षेत्र है वहाँ कोसल जनपद था, जिसकी राजधानियां साकेत और श्रावस्ती थी। श्रावस्ती, इसका बुद्ध से भी कोई गहरा नाता है ना? हाँ, श्रावस्ती वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया था। बहुत खूब। अब इन दोनों जनपदों और उनकी राजधानियों को एक साथ याद रखने के लिए छात्रों के लिए एक और छोटी सी मजेदार ट्रिक है। वत्स कोसा मत करो, कोसल की बस्ती में सुख है। अरे वाह,
तो वत्स के साथ कोसा यानी कौशाम्बी जुड़ गया। हाँ, और कौशल के साथ बस्ती यानी श्रावस्ती और सुख यानी साकेत एक ही वाक्य में जुड़ जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अभी तक हमने जितने भी जनपदों की बात की वे सब उत्तर या मध्य भारत में ही हैं। तो क्या दक्षिण भारत में उस समय कोई हलचल नहीं थी? यहीं पर तो परीक्षा में फंसाने वाले सवाल बनते हैं। पूरे 16 महाजनपदों में केवल और केवल एक ही जनपद ऐसा था जो विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत में स्थित था। वेट, सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक, और उसका नाम था अश्मक। ये गोदावरी नदी की घाटी में स्थित था और इसकी राजधानी पोटन या जिसे पोटली भी कहते हैं वो थी। अश्मक और पोटन? बिल्कुल, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि उत्तर भारत का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव था वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर भी बढ़ रहा था, जिसे प्राचीन काल में दक्षिणापथ कहा जाता था। यानी अगर कभी भी परीक्षा में दक्षिण भारत का जिक्र आए इन जनपदों के संदर्भ में तो बिना सोचे समझे अश्मक पर टिक लगाना है। एकदम सही। इसी तरह एक और अनोखा जनपद है कंबोज, जो आज के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र में आता था। हाँ, कंबोज। इसकी राजधानियां राजपुर या हाटक थीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि कंबोज अपने घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक बात थी या इसका उस समय की सेना से भी कोई लेना देना था? इसका सीधा संबंध सैन्य ताकत से था। देखिए, प्राचीन युद्धों में जिसके पास बेहतरीन नस्ल के तेज दौड़ने वाले घोड़े होते थे उसकी कैवलरी यानी घुड़सवार सेना उतनी ही ज्यादा मजबूत होती थी। मतलब वो उस समय के फाइटर जेट्स थे। हाँ, एक तरह से कंबोज से आने वाले घोड़ों की मांग पूरे भारत के जनपदों में थी, तो ये उत्तर पश्चिम का एक बहुत ही अहम रणनीतिक केंद्र बन गया था। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। 16 महाजनपद थे, सबके पास अपनी अपनी राजधानियां थीं, व्यापार था, सेना थी, लेकिन अंत में इन सब पर हावी कौन हुआ? मगध। हाँ, मगध। लेकिन मगध ही क्यों? ऐसा क्या था इस एक राज्य में जो बाकी 15 पीछे रह गए? लेकिन इससे पहले कि हम इस क्यों का जवाब तलाशें, मगध के पहले शासकों को लेकर जो इतिहास में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है उसे समझना जरूरी है। हाँ, विरोधाभास इसलिए है क्योंकि इतिहास को देखने के दो अलग अलग चश्मे मौजूद हैं, एक पुराण और दूसरे बौद्ध ग्रंथ। दोनों अलग कहानी बताते हैं। बिल्कुल। अगर आप पुराणों को पढ़ते हैं तो उनके अनुसार मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इसका संस्थापक बृहद्रथ था और उसका बेटा था जरासंध। वेट, जरासंध? क्या ये वही महाभारत वाला जरासंध है जिसका वध भीम ने किया था? हाँ, बिल्कुल वही राजा था। पुराण कहते हैं कि जरासंध ने ही गिरिव्रज या जिसे राजगृह कहते हैं उसे मगध की राजधानी बनाया था। लेकिन क्या? लेकिन अगर हम बौद्ध ग्रंथों को प्रमाणिक माने तो उनके अनुसार मगध साम्राज्य का पहला प्रतापी राजा हर्यक वंश का बिंबिसार था। तो ये सच में एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, क्योंकि सवाल पुराणों से भी आ सकता है और बौद्ध ग्रंथों से भी आ सकता है। हाँ, और दोनों के उत्तर अलग होंगे। मगध ही 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली क्यों बना? क्या उनके राजा बाकियों से बहुत महान थे? राजाओं की रणनीतियां जरूर अहम थीं, लेकिन मगध की जो असली ताकत थी ना, वो उसका भूगोल और उसके प्राकृतिक संसाधन थे। भूगोल कैसे? इसे ऐसे समझिए, मगध की पहली राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। ये जगह पूरी तरह से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। एक तरह का अभेद्य प्राकृतिक किला था ये, जिसे दुश्मन आसानी से भेद ही नहीं सकता था। यानी एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था लोहा। मगध के पास आज के झारखंड यानी जो छोटा नागपुर पठार है उसकी समृद्ध लोहे की खदानें थीं। मतलब उनके पास बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और धारदार हथियार थे। हथियार तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था लोहे का खेती में उपयोग। अच्छा, खेती में कैसे? मगध के लोग लोहे की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करके घने जंगलों को साफ कर रहे थे और लोहे के फाल वाले हलों से जमीन की गहरी जुताई कर रहे थे। इससे कृषि का उत्पादन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होता है तभी राजा किसानों से भारी टैक्स वसूल सकता है ना? एकदम सही पकड़े हैं। और उसी टैक्स के पैसे से एक बड़ी और स्थायी सेना खड़ी की जा सकती है। इसके अलावा मगध के जंगलों में एक और चीज बहुत थी, हाथी। हाँ, हाथी प्रचुर मात्रा में थे, जिन्हें पकड़कर उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। उस दौर में हाथी एक तरह के प्राचीन टैंक हुआ करते थे। अरे वाह,
यानी मगध की सफलता के पीछे लोहा, खेती, टैक्स और हाथियों का पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा था। हाँ, अब बौद्ध ग्रंथों के नजरिए से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश की बात करते हैं, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। हाँ, और इसमें बिम्बिसार का नाम सबसे पहले आता है, जिसे जैन साहित्य में श्रेणिक भी कहा गया है। उसने अपने साम्राज्य विस्तार का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका चुना। युद्ध तो उसने किए ही, जैसे अंग जनपद को हराया, लेकिन उसकी मुख्य रणनीति थी शादियां करना। बिल्कुल। बिम्बिसार ने कूटनीतिक शादियों के जरिए अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी किया और बढ़ाया भी। उसने कोसल की राजकुमारी महाकोसला, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चल्हना और मदर देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। अच्छा, 3 अहम शादियां। हाँ, इन शादियों से उसे न केवल राजनीतिक समर्थन मिला, बल्कि काशी जैसा समृद्ध क्षेत्र तो उसे दहेज में ही मिल गया। उसमें काशी ले लिया। बिल्कुल। और काशी उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था, यानी बिम्बिसार के खजाने में तो टैक्स रेवेन्यू की बाढ़ आ गई होगी। लेकिन पिता ने जो इतनी मेहनत से नेटवर्किंग करके साम्राज्य बनाया, बेटे ने उसे पाने के लिए क्या किया? बेटे ने बिल्कुल धैर्य नहीं रखा। बिम्बिसार का बेटा था अजात शत्रु, जिसे इतिहास में कुणिक भी कहा जाता है। अजात शत्रु ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने ही पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी। ओहो। हाँ, और यहीं से मगध में एक खूनी परंपरा की शुरुआत हो गई। अजात शत्रु बेहद आक्रामक शासक था। उसने अपने मामा के राज्य कोसल पर हमला किया और वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवियों को भी एक लंबे और भीषण युद्ध के बाद हरा दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जब कोई राजा अपने ही पिता को मारकर गद्दी पर बैठता है, तो क्या जनता विद्रोह नहीं करती? अजातशत्रु ने लोगों के इस गुस्से को कैसे संभाला? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर धर्म और राजनीति का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया था। कैसे? देखिए, अजातशत्रु के शासन काल में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने और जनता के बीच अपनी वैधता यानी लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जी, ये सिर्फ कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं था। ये एक राजा द्वारा ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो, वो धर्म का रक्षक है, ताकि पिता की हत्या का जो दाग है वो कुछ धुंधला हो सके। ये तो बहुत ही गहरे इंसाइट है। इतिहास में धर्म अक्सर राजनीति का टूल रहा है। खैर, अब अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन आया। हाँ, उदयन। और उदयन ने मगध के भूगोल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया। लेकिन राजगृह तो पहाड़ियों से एकदम सुरक्षित था ना, फिर राजधानी बदलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मगध अब बहुत बड़ा हो चुका था और राजगृह साम्राज्य के एक कोने में पड़ता था। वहीं पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। नदियाँ। हाँ, उस समय नदियाँ व्यापार के लिए हाईवे का काम करती थीं। और रणनीतिक रूप से देखें तो पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट बन गया था, जिसे नदियों ने 3 तरफ से सुरक्षित कर रखा था। यहाँ से पूरे उत्तर भारत के व्यापार पर नियंत्रण रखना बहुत आसान था। समझ गया। तो पिता बिम्बिसार ने रिश्ते बनाए, बेटे अजातशत्रु ने पिता को मारा और पोते उदयन ने हेडक्वार्टर ही बदल दिया। इस हर्यक वंश के राजाओं के क्रम को याद रखने की हमारी ट्रिक है, बिंदी का बेटा शत्रु बना और फिर उदय हुआ। बहुत अच्छे। बिंदी से बिम्बिसार, शत्रु से अजातशत्रु और उदय से उदयन। बिल्कुल। अब हर्यक वंश के बाद सत्ता में आया शिशुनाग वंश। उदयन ने जो राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी वो फिर से बदलने वाली थी। हाँ, क्योंकि शिशुनाग एक अमात्य यानी मंत्री था, जिसने विद्रोह करके सत्ता हथिया ली थी। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने मगध के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अवंती जनपद को जीतकर मगध में मिला लिया। अवंती को हराना इतना अहम क्यों था? क्योंकि अवंती के पास भी लोहे की खदानें थीं, इसलिए उन्हें हराना मगध के लिए बहुत बड़ी जीत थी। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उसका बेटा कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, वो राजा बना। कालाशोक ने भी राजनीतिक वैधता के लिए वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले गया। राजधानियों का ये खेल चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक ऐसा वंश आया जिसने मगध को एक ऐसा महासाम्राज्य बना दिया जिसका खौफ भारत की सीमाओं के पार तक फैल गया। नंद वंश। हाँ, नंद वंश।
और इसका संस्थापक था महापद्मनंद। हम्म। इसके लिए किताबों में बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एकराट या सर्व क्षत्रांतक, जिसका मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और उसे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया। ये शब्द सुनने में तो काफी बड़े लगते हैं, लेकिन इनका राजनीतिक और सामाजिक मतलब क्या है? क्या वो गैर क्षत्रिय था? अब बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। अच्छा। हाँ, वैदिक काल से चली आ रही वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा हमेशा क्षत्रिय होना चाहिए, है ना? लेकिन पुराणों के अनुसार महापद्मनंद संभवतः शूद्र पृष्ठभूमि से था। उसने पुराने सभी क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका। ओहो। सर्व क्षत्रांतक का मतलब ही है कि उसने सत्ता के केंद्रीकरण को जन्म दिया, जहां राजा की ताकत किसी जाति या वर्ण से नहीं बल्कि उसकी सेना और उसके संसाधनों से तय होती थी। उसने कलिंग यानी आज का जो उड़ीसा है वहां तक मगध की सीमाएं फैला दी। ये सच में एक बहुत गहरी बात है, जिसे अक्सर हम रटने की प्रक्रिया में छोड़ देते हैं। और इसी नंदवंश का आखिरी राजा था धनानंद। हाँ, धनानंद। ये वही धनानंद है जिसके समय में महान सिकंदर भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। सिकंदर की सेना ने दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आगे गंगा पार धनानंद की लाखों की सेना और हजारों हाथी खड़े हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। धनानंद के पास असीमित धन था और एक विशाल सेना थी। लेकिन क्या? लेकिन वो जनता के बीच बहुत ही अलोकप्रिय था, क्योंकि उसने करों का यानी टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और यही उसका पतन भी बना, जिसकी कहानी आगे चलकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ती है। बिल्कुल। अब एक बहुत अहम सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, धनानंद के पास असीमित धन था, मगध साम्राज्य में लाखों सैनिकों को वेतन देना होता था। ये सब हवा में तो नहीं होता होगा, है ना? अर्थव्यवस्था का असली रूप क्या था उस समय? मुद्रा कैसी होती थी? व्यापार और सेना दोनों बिना मुद्रा के तो चल ही नहीं सकते। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हमें मिले हैं वे इसी दौर के हैं। इन्हें आहत सिक्के या अंग्रेजी में पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। अच्छा। ये मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। मगध के पास तांबा और लोहा तो था, लेकिन चांदी वे बाहर से मंगाते थे। इन्हें आहत क्यों कहा जाता है? क्या इन्हें पीटकर बनाया जाता था? हाँ, आहत का मतलब ये चोट पहुंचाना। उस समय आज की तरह मशीनें तो थी नहीं जो गोल गोल सिक्के ढाल सकें, तो चांदी की चादरों को काटकर चौकोर या आयताकार टुकड़े बनाए जाते थे। फिर उन पर ठप्पा मार के यानी पंच करके पेड़, जानवर, सूर्य या अर्धचंद्र जैसी आकृतियां उकेरी जाती थीं। धातु पर जोर से आघात करके ये निशान बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। समझ गया। इन सिक्कों ने बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय की जगह ले ली, जिससे व्यापार में एक रूपता आई और राज्य को टैक्स इकट्ठा करने में अभूतपूर्व आसानी हुई। इसे आज की अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन जैसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है, जिसने पूरी इकोनॉमी की रफ्तार ही बढ़ा दी। तो परीक्षा के नजरिए से इन सिक्कों की धातु अक्सर पूछी जाती है। हमारी आखिरी ट्रिक है, पुराने सिक्के चांदी के थे जिन्हें आहत करके पंच मारा जाता था। बहुत बढ़िया। इससे छात्रों को हमेशा याद रहेगा कि सबसे पुराने आहत सिक्के मुख्य रूप से चांदी के थे। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे 16 महाजनपदों के एक बिखरे हुए ढांचे में से मगध एक सुपर पावर के रूप में उभरा।